सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। अविनाश गोरक्षकर, मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा और संदीप वागले हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो तैयार है आपको उन सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। उन्हीं में से एक है केसी इंटरनेशनल। ये कंपनी पिछले तिमाही में लगातार एक के बाद एक ऑर्डर हासिल करती हुई नजर आई थी। आज अब नतीजे आए हैं, इस वीकेंड पर नतीजे दमदार दिख रहे हैं, मुनाफे में बढ़त है, मार्जिन सुधर कर आए हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। खरीदना चाहिए नतीजे के बाद या नहीं, ये पूछते हैं अविनाश से, बताएं। नहीं, इनफैक्ट नतीजे बहुत ही इंप्रेसिव है। 27% का ग्रोथ आया है। अगर हम ऑर्डर बुक भी देखें तो अनिल जी, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में जिस प्रकार का ट्रैक्शन ऑर्डर बुक में दिखाई दिया है, मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक ने बीच में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, बट क्लियरली आई मीन फ्रॉम द करंट लेवल्स अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का व्यू लेता है तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसमिशन टावर स्पेस में जिस प्रकार का फोकस गवर्नमेंट पावर पे दे रहा है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी खरीदने का मौका है। खरीदारी करिए। केस इंटरनेशनल में ये रहा है हमारे एक्सपर्ट की। इंडिया बुल्स होलसेल के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। बीएससी पर लिस्टेड ये कंपनी है। ग्रीस कॉटन के मुनाफा देखिए करीब करीब 58% बढ़ा है ग्रीस कॉटन पर। मानस, चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है ये शेयर आपको? माफ करिएगा, ग्रीव्स कॉटन जस्ट वेट अ मिनट। ओके, देखिए ग्रीव्स कॉटन में एक बेस बना था 115 रुपए के आसपास और उसके बाद जब हमने रिकवरी देखी तो उसमें स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया। ये जरूर है कि पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखा है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि 130-128 एक स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो जब तक 128 के नीचे नहीं जाता तब तक तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है तो बने रहे, बट फ्रेश लॉन्ग रिकमेंड तभी करूंगा जब स्टॉक 135 के ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक 135 के ऊपर जाएगा तो कम से कम 152 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय है इन तमाम स्टॉक्स पर जो नतीजों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। चलिए एक्शन शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की। पहले तो एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 30-32 अंकों की मजबूती के साथ। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है। चीन 2% नीचे है, लेकिन हांगकांग और सिंगापुर और बाकी बाजार, जापान के बाजार थोड़े मजबूती के साथ हर निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे। तो मामला है मिला जुला पूरी तरह से। अब एक्शन होगा तमाम रिजल्ट वाले स्टॉक्स पे। सीमेंस, वोकहार्ड, इंडोकाउंट, रिलायंस कैपिटल, इक्विटास, ग्रासिम, आंध्रा बैंक, टाइटन, लंबी लिस्ट है जो खुलते ही बाजार में आपको एक्शन दिखाएंगी। चलिए एक्शन पहला आपकी स्क्रीन पर 150 अंक ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी पर दमदार शुरुआत 60 अंकों की मजबूती के साथ। क्या है मजबूत? कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% का तेज उछाल, पावर ग्रिड 5% ऊपर, एसबीआई में है 2% की मजबूती, टाटा मोटर्स जैसा शेयर 2.5% ऊपर और इन सबसे मजबूती आती दिख रही है। देखते हैं रुपए में मजबूती होती है 3 पैसे की, 2 पैसे की मजबूती आप कह सकते हैं। 62 रुपए 54 पर बंद हुआ था करेंसी मार्केट शुक्रवार को। आज 2-2.5 पैसा मजबूत खुलता हुआ रुपया। तो रुपए से संकेत थोड़े से पॉजिटिव है इस वक्त। तो यहां पर शुरुआत अच्छी होती दिख रही है, कम से कम ये संकेत आप मानकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत, लेकिन इस बीच सेंसेक्स 115 अंक नीचे दिख रहा है, निफ्टी 60 अंक नीचे नजर आ रहा है। ये स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। नतीजे वाले स्टॉक्स पर भी एक बार मैं नजर डालूं कहां पर बड़ा उछाल। वोकहार्ड 10% नीचे है। ओहो, बता दूं आपको कि वायदा कारोबार के जितने स्टॉक्स हैं उनमें 10% का एक सर्किट होता है और वो सर्किट कुछ सेकंड्स के लिए होता है। जैसे वो सर्किट हिट होता है वायदा कारोबार में, उसके बाद 5% का अगला सर्किट खुलता है। अगर वो भी हिट हो जाए तो फिर 5% का और खुलता है। तो 5% के फिर आगे के सर्किट होते हैं। वो खाट 10% के नीचे के सर्किट दिखा रहा था। एक बार इसी पर राय लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा गैप से खुल जाए तो फिर कौन से लेवल आए होंगे चार्ट पर? मानस बताएं जरा वो खाट के लिए। देखिए, पहला अहम सपोर्ट जो है वो है 891 का, और अगर 891 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप ये मान के चलिए कि स्टॉक पिछले लोज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि 750 रुपए के आसपास है। इसलिए मेरे हिसाब से तो कॉशियस रहना चाहिए। 50 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक लगातार पिछले 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो हर उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए और जब तक स्टॉक 1010 के ऊपर क्लोज ना हो, यहाँ पर लॉन्ग ना बनाए तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो वोकहार्ड अब प्री ओपनिंग ट्रेड अब चल रहा है, 9:06 तक ये सेटल होगा। इस पर नजर रखिए। टाइटन पर नजर रखिए। ये शेयर भी देखिए 6-6.5% नीचे इस समय कारोबार कर रहा है, हालांकि अभी प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होना बाकी है। इंडिया बुल्स वेंचर्स के कमजोर नंबर्स आए, 3% की गिरावट के साथ ये खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन इंडिया बुल्स होलसेल लगता है खुलते ही सर्किट मारेगा ये स्टॉक। वो देखिए इंडिया
बुल्स होलसेल का शेयर 20% के अपर सर्किट पर खुलने की तैयारी इस समय करता हुआ BSE पर लिस्टेड स्टॉक है। और इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनियां हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से काफी फोकस में है, फ्लेवर में है। गेल एक और ऐसा स्टॉक है जो करीब करीब 5% फिर से मजबूती के साथ खुलेगा। और शुक्रवार को भी हमने देखा था जब ये खबरें आई थी कि महानगर गैस का IPO आएगा, गेल इसमें करीब 12.5% हिस्सेदारी बेचेगा, तब उस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती। गेल का शेयर भी देखिए करीब करीब 5% की तेजी इस समय दिखा रहा था, जो अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। गेल पर क्या राय है गौरव? आपकी अच्छी तेजी इसमें बनी थी शुक्रवार के सेशन में भी। जी काफी अच्छे लॉन्ग्स बने थे, चाहे वो इंटरडे आप कहिए या पिछले 2 या 3 दिनों से जो बिल्डअप हो रहा था काफी अच्छा था। एक ब्रेकआउट भी था, ऑप्शंस काफी एक्टिव हो रहे थे, कॉल ऑप्शंस प्रिडोमिनेटली, तो एक अच्छा लग रहा था। 390 पे इसका एक रेजिस्टेंस वगैरह है, तो यहाँ पे अगर 390 सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हैं। 382 383 का स्टॉप लॉस होगा और 405 से 410 के इसमें आप टारगेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन बाय अबाउट 390 का सस्टेन करता है तब आप बाय करते हैं तो थोड़ा बेहतर होगा। फिर मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छी रैली की उम्मीद है इसमें। तो यह है राय इस वक्त गेल के स्टॉक पर। यहां पर एक्शन आपको साफ तौर पर नजर आएगा। देखते हैं कि और तेजी आगे बढ़ती हुई दिखती है। एक और स्टॉक जो नतीजों के दम पर मुझे कमजोर दिख रहा है वो है टाइटन। 5-5.5% अभी फिलहाल शुरुआती कारोबार में नीचे नजर आ रहा है। इसी पर एक बार और राय ले ली जाए। माइनस से 400 माइनस, इसके लिए क्या लेवल्स अहम होंगे अगर ये गैप से नीचे खुल जाए तो? फिर देखिए चार्ट्स पे स्टॉक इतना वीक नहीं लगता है। ये जरूर है कि रिजल्ट खराब है तो गिरावट होना पॉसिबल है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 350 345 ये अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो यहाँ पर शॉर्ट ना करे तो बेहतर रहेगा। अगर 345 के नीचे स्टॉक चला जाता है तब तो आप शॉर्ट कर सकते हैं इस उम्मीद में कि स्टॉक 320 के लेवल्स टच करेगा, बट उससे पहले मेरी सलाह नहीं रहेगी स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए। ओके, तो फिलहाल शॉर्ट ना करें, इतने नीचे खुलने के बाद इंतजार करें उछाल का। लेकिन आपको चाहिए अगर आज के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज तो आपको देखना चाहिए हर रोज सुबह 7:30 से 8 बजे स्टॉक 2020 का वो मैच जहां पर हमारे 2 कैप्टन्स बताते हैं कि कौन से हैं वो 20 बेहतरीन स्टॉक जो ऊपर या नीचे की तरफ दिखाने वाले हैं जबरदस्त एक्शन। और जो लोग किसी वजह से वो मिस कर देते हैं, विस्तार में नहीं देख पाते हैं, उनके लिए एक छोटा कैप्सूल अपडेट देख लीजिए। मेरी टीम पर नजर डालिए जो हमने आपको ब्रेक से पहले बताई है, और अब जानते हैं डिम्पी से कि इसमें कैप्टन चॉइस के तौर पर कौन सा शेयर वो चुन रहे हैं। डिम्पी बताइए। हेवल्स शानदार शेयर है, उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम भी आएगा, और जैसे आप सुनने वाली खबर बता भी रहे हैं कि आगे चल के इसके जो अलग करने का कारोबार है, जैसे लॉस मेकिंग था एक्चुअली, वो इस कंपनी को पूरी तरह से प्रोफाइल करता हुआ दिखेगा। हेवल्स 355 का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। ये मेरी टीम है जिसमें हमने एक सेल रखा है BEML, अदरवाइज सारे बाय कॉल से आपके तरफ कुछ हैवी वेट के साथ जाना चाहेंगे, और सबसे हैवी वेट है ITC। और यहाँ पर अब क्योंकि फैक्ट्री वापस से शुरू हो चुकी है तो आज पॉजिटिव रवा प्रैक्टिस में देखने को मिल सकता है और पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 330 के टारगेट्स भी आसानी से अचीवेबल लगते हैं। पूरी टीम पर नजर डालकर देखिए किस तरह से निकल कर आई है। TVG अक्षय तृतीया है तो यहाँ पर आज ज्वेलरी सेक्टर फ्लेवर ऑफ द डे हो सकता है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को भी हमारी टीम में शामिल रह चुका है। पेपर सेक्टर के लिए अच्छी खबरें आती हुई जेके पेपर के अच्छे नंबर से, ओरिएंट पेपर ने अपने अच्छे नंबर पेश किए। ओरिएंट पेपर पर तो बुलिश हैं ही मेरे सिलेक्टर्स, बिल्ड पर भी बुलिश हैं, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। NIIT के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले यहां पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। हेवल्स के नतीजे 11 तारीख को हैं, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन डिपेंडेबल का दर्जा दिया है गॉडफ्रे फिलिप को। ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स और दूसरी सिगरेट कंपनियों में रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि वापस से ITC ने अपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू कर दिया है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट के लिए भी अच्छी खबर, क्योंकि यहां कच्चा तेल घटा है, अच्छे नतीजे ये कंपनियां पेश करेंगी। शिमारू के नंबर अच्छे आए और आंध्रा बैंक के नतीजों ने डिसअपॉइंट किया। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें एक शॉर्ट है, इसके अलावा सभी 9 शेयर बाय के हैं। टाटा कॉफी, इसके शानदार रिजल्ट्स आ सकते हैं और कॉफी के प्राइसेस 6 महीने के उच्चतम स्तरों पर, क्रॉप 19 साल के निचले स्तरों पर है। जेके पेपर्स के शानदार रिजल्ट, प्रॉफिटेबिलिटी 74% बढ़ी, आज इसका रिवॉर्ड मिलेगा। लक्ष्मी विलास बैंक पे आप नजर रखें, इसने भी अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाई और कंपनी ने एग्रेसिव योजना अगले 5 साल के लिए बना ली है। टीटागढ़ वैगन पे आप नजर रख सकते हैं, सरकार नए टेंडर जारी कर सकते हैं वैगन को लेकर, और वैसे भी रेलवे में 42,000 करोड़ रुपए का FDI
निवेश हुआ है। इंडिया बुल होलसेल के रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं। मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर सीधा 290 करोड़ पहुंचा है। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन पे भी आप ध्यान रखें, यहां पे भी रिजल्ट के अंदर 58% का जंप आते हुए दिखा। केस इंटरेस्ट में भी बेहतर रिजल्ट्स की वजह से आपको आज चलता हुआ दिखेगा। आईटीसी का फैक्ट्री वापस शुरू हुई है 85% पिक्टोरियल वार्निंग के साथ, तो इस पे भी आप नजर रखें। इसके अलावा लोकेश मशीन्स पे आप नजर रखें, यहां पर भी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने को लेकर 11 मई को एक अहम बैठक होने वाली है, इसके चलते आज मोमेंटम आएगा। बीएमएल शॉर्ट करें क्योंकि सुबह मार्केट के अंदर यह है कि हो सकता है सरकार इसमें कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करे। चलिए, तो तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी या मंदी यहां पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक 2020 की ये थी टीम, लेकिन कॉग्निजेंट के नंबर्स देखिए, बाजार बंद होने के बाद हमने देखा शुक्रवार को आए थे, स्लोएस्ट क्वार्टर रहा पिछले 14 सालों में। और इसका क्या आईटी इंडस्ट्री जो भारत में है उस पर असर देखने को मिलेगा? इन्फोसिस, टीसीएस में कुछ आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, या फिर कॉग्निजेंट के नंबर्स को मोटा मोटी बाजार जानता था? नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री इन्फोसिस मैनेजमेंट से आई है और मुझे लग रहा है कि कॉग्निजेंट इतने क्वार्टर्स तक काफी लेवल तक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो शायद ये केस टू केस सिनेरियो हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी सेलिंग वेव हमको आईटी सेक्टर में स्पेशली इंडियन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगी। हमको अभी भी लगता है कि अगर आईटी में कोई कंपनी देखनी है तो इन्फोसिस है या टिपिकली एचसीएल टेक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से शेयर प्राइसेस काफी बुरी तरह से पिट गए। इतना ही कंसर्न है कि जिस प्रकार का डेटा यूएस से आया हेमंत, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी डिले होती है तो जो यूएस बजट्स है स्पेशली आईटी इंडियन कंपनीज के लिए, वहां पे थोड़ी बहुत रुकावटें हमको शायद देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आईटी शेयरों पर आए। इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है हेमंत के वोकार्ड के नंबर जितने कमजोर दिख रहे थे, स्टॉक जितना प्री ओपनिंग सेशन में कमजोर नजर आ रहा था, रिकवरी काफी अच्छी हुई है। मैं सिर्फ 1.5-2% नीचे, तो कोई बड़ा गिरावट वोकार्ड में दिखेगा वैसा नहीं दिख रहा। तो जो शॉर्ट्स बनी थी उससे शायद थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिखे शुरुआती कारोबार में। टाइटन इसके मुकाबले में इनफैक्ट ज्यादा कमजोर है कि 3% टाइटन में नुकसान है। लेकिन एक और स्टॉक ओरिएंट पेपर, इसके चार्ट्स पर राय ली जाए मानस से। मानस ओरिएंट पेपर के नतीजों की हम बात कर रहे थे, नंबर्स बड़े तगड़े आए हैं, जबरदस्त रहा है, और स्टॉक 14% यहां पर ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। ओरिएंट पेपर में क्या 48 रुपए के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, या फिर किसी के पास है तो बेचकर निकल जाए? देखिए, दोनों ही स्टॉक जेके पेपर हो या ओरिएंट पेपर हो, चार्ट्स काफी कुछ सिमिलर लगते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली बन रहे हैं। ओरिएंट पेपर ने अभी कुछ टाइम पहले ही 35-36 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से भी कम 60 रुपए या 62 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। आपको अगर 6 to 8 मंथ्स के लिए निवेश करना हो तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, और स्टॉक में स्टॉप लॉसेस 39 रुपीज के नीचे रखने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा ओरिएंट पेपर पर आती हुई एचयूएल। ये रहेगा आज सबके रडार पर, दोपहर के बाद इसके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। ये बताइए गौरव, पोजीशंस अब तक किस तरह की बनी है एचयूएल में, और कोई ट्रेड लेना चाहेंगे नतीजों से पहले आप? देखिए, काफी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसमें लॉन्ग्स बने, लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने, इसमें अग्रेसिवली शॉर्ट्स नहीं बने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि लेवल्स के अगर 870 के ऊपर अगर आता है तब मैं इसमें बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि तब आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट करने वाला देखने मिल सकती है। यही लेवल है जहां से आपको लॉन्ग्स वाला भी पिछली बार देखने मिले थे 870 के ऊपर के लेवल्स पे। तो थोड़ा वेट कीजिए, वहां पे अगर आएगा तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महसूस हो जाएंगे कि यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रेड की सलाह नहीं दूंगा करंट लेवल्स पे। प्राइमरी मार्केट के एक और एक्शन पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। पराग मिल्क फूड, अविनाश, इशू बंद होना था शुक्रवार को, लेकिन भरा ही नहीं है, तो क्यूआईबी कैटेगरी तो खाली रहेगी, तो अब इसको एक्सटेंड करना पड़ा। इन्होंने प्राइस बैंड भी घटाया, 215 से 227 रुपए कर दिया प्राइस बैंड। हालांकि ओवरऑल भर गया था, लेकिन अगर क्यूआईबी ये मेरे ख्याल से पहला केस ऐसा मैं देख रहा हूँ जहां दूसरी कैटेगरी में इशू भर गया और क्यूआईबी में नहीं भर पाया। मतलब क्यूआईबी मतलब तो बड़े इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर हुए ना, अगर वो नहीं लगा रहे हैं पैसा तो फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली अनिल जी, क्यूआईबी अगर इस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे तो इसका क्लियर इंटरेस्ट है कि फंड हाउसेस को शायद जो पहले का प्राइस था वो काफी एक्सपेंसिव लगा था, क्योंकि नॉर्मली ये कैटेगरी ये मामला तरह से प्राइस का है कि बिजनेस को लेकर, या फिर मुझे लग रहा है कि प्योरली वैल्यूएशन पे ही मुझे लग रहा है अटकले हैं। क्योंकि अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन जिस प्राइस पे उन्होंने ऑफर दिया है देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल। मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद
शायद दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो अभी डिस्काउंट किया है ये थोड़ा सा इनकी मैनेजमेंट के क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसिंग चेंज होता है तो मार्केट्स को लगता ही है कि शायद इन्होंने प्राइसिंग गलत की थी। तो मुझे लग रहा है लेट्स वेट एंड वॉच, बट मुझे लग रहा है कि इवन रिएक्शन गेन्स दिक्कत रही है। आप देखिए प्रभात डेयरीज ने भी ऐसे ही किया था, पहले लाया, उसके बाद नहीं भरा, फिर उन्होंने उसको भी रिवाइज किया नीचे की तरफ। तो प्रभात डेयरीज के बाद दूसरा डेयरी कंपनी जो इस तरह का कर रही है। लेकिन आप बताइए इन्होंने जो प्राइस रिवाइज किया है वो लोअर पोर्शन का किया है, 220 से 227 का प्राइस बैंड था। हाँ। तो लोअर पोर्शन को घटाया, 215 को घटना चाहिए ऊपर का पोर्शन कायदे में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी भी शायद मैनेजमेंट को लग रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा दे, बट ये क्लियरली वेरी लॉजिकल पॉइंट आपने बोली कि ये ऊपरी लेवल का जो प्राइस बैंड है उसको घटाना जरूरी है। लोअर लेवल पे तो वैसे भी इशू ने मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिस्पॉन्स किया ही नहीं। तो मुझे लग रहा है ये कोई बड़ा चेंज नहीं लग रहा है कि जिससे कि एपेटाइट बहुत ज्यादा तरीके से QIB सेगमेंट से बढ़े। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को तो वैसे भी इससे दूर रहना चाहिए। 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, लेकिन रिटेल पोर्शन हमने तो कहा था कि नहीं खरीदा था कि छोड़ दीजिए ना। बहुत सारे IPO आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, जहाँ ज्यादा आप श्योर रहेंगे कि पैसा बनेगा। 2 रुपए हो गया वैसे डिस्काउंट इसका, जो प्रीमियम था इसका पहले 30 रुपए हुआ करता था शुरू में। गर्मी पूरी खत्म हो गई है। चलिए तो पराग मिल्क फूड छोड़ दीजिए, दूर रहिए। ये राय है हमारे एक्सपर्ट्स की इस पर। और अब शुरुआत करते हैं, हम देख लेते हैं कि कहाँ एक्शन आपको दिखा है। हिंडाल को मजबूत दिख रहा है, इसी के चार्ट्स पर पूछ लिया जाए। खरीदेंगे आप? मानस क्या करें चार्ट्स? टॉप गेनर है निफ्टी का प्री ओपनिंग सेशन में। देखिए, मैं अगर ट्रेडर हूं 2 से 3 दिनों के लिए तो डेफिनेटली यहां पर खरीदूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 89 रुपीज के नीचे रहेगा और टारगेट 95-96 के आसपास रहेगा। यहां पर ये जरूर मेंशन करूंगा कि हाई लेवल पे 95-96 के प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि उसके ऊपर 100 रुपए से 102 रुपए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस रेंज है और जब तक वो ब्रेक ना हो स्टॉक मीडियम टर्म के लिए बुलिश नहीं होगा। ओके, तो ये है राय। और चलिए अब शुरुआत करते हैं बाजारों की। बता दूं आपको कि किस तरह की शुरुआत होगी। इससे पहले हमारा प्री ओपनिंग फटाफट एक बार एशियाई बाजार देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वहां का सेटअप कैसा है। SGX निफ्टी थोड़ा मजबूत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्री ओपनिंग सेशन 22 अंक ऊपर है। विदेशी बाजारों पर नजर डाल दीजिए। शंघाई 2.25% के आसपास, 2% के आसपास कमजोर है, तो शंघाई की कमजोरी बरकरार है। कोरिया 0.5% कमजोर है। ताइवान जैसे बाजार थोड़े कमजोर है। मजबूत क्या है? निक्केई वगैरह देख लेते हैं। निक्केई में है 0.5% से ज्यादा की मजबूती। हांगकांग में भी लगभग 0.5% के आसपास की मजबूती। तो मिला जुला कारोबार है। चीन अपने डेटा की वजह से कमजोर है। बाकी एशियाई बाजार, अमेरिकी बाजारों में जो अच्छी मजबूती दिखी है शुक्रवार को, उसका फायदा उठा रहे हैं। अब हम खुलेंगे लेकिन 20 अंक मजबूती, 7,755 के आसपास। तो पहला पड़ाव तो हमने 7,738 का जो शुक्रवार का हाई था उसके ऊपर खुलने की कोशिश कर ही लिए, क्योंकि हम लगभग दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए थे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर इस वक्त, और निफ्टी पर मजबूती 35 अंकों की बनती हुई दिख रही है। आधा % की उछाल के साथ सेंसेक्स निफ्टी अपनी शुरुआत करते हुए। ITC टॉप गेनर 1.5% मजबूत, ONGC में 1% का इजाफा, हिंडाल्को में मजबूती 1% की, ICICI बैंक, एक्सिस, ये तमाम प्राइवेट बैंक है जो बाजार को जोश दे रहे हैं। HDFC में 1% का इजाफा। ये सब स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुले हैं। लेकिन टॉप गेनर ITC निफ्टी में वजन रखने वाला, और इसके दम पर देखिए 175 अंकों का बड़ा उछाल हो चुका है। सेंसेक्स में निफ्टी में 50 अंकों की शानदार मजबूती बनती हुई दिख रही है। यहीं से जोश आता दिख रहा है। टाटा स्टील आता हुआ तेजी से। अब मेटल्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? डॉक्टर रेड्डीज 1.5% के नुकसान के साथ। बाकी स्टॉक्स में कोई खास एक्शन है नहीं। आइए वायदा कारोबार में बता दूं स्टॉक्स का क्या हाल है। टॉप लूजर तो वो खाड़े, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना नंबर्स खराब है। सिर्फ 2.5% का नुकसान, और आंध्रा बैंक भी सिर्फ 2.5% नीचे। तो बाजार की मजबूती इनकी बड़ी गिरावट को रोकती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे। IOB और आइडिया सेलुलर 1% के आसपास के नुकसान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ये है रुझान शुरुआती कारोबार का। मजबूत क्या है? इंडो काउंट, जो हम बात कर रहे थे कि नतीजे दमदार दिख रहे हैं। 5% का बड़ा उछाल, और वायदा कारोबार में इंडो काउंट टॉप गेनर के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। आइबुल रियल, जो आज सुबह संदीप वागले साहब ने खरीदारी करने की राय दी थी, वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद 3% का उछाल यहां आया है। वेदांता, हिंडाल्को जैसे मेटल स्टॉक मजबूत है। DLF पर नजर रखिए, 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। और अरविंद लिमिटेड ने ई-कॉमर्स कंपनी का एक्विजिशन किया इस खबर के बाद 1.5 से 2% की तेजी वहां पर। तो काफी अच्छी शुरुआत कही जाएगी हेमंत। बिल्कुल बुरा नहीं है, 45 अंक ऊपर है और 150 अंक ऊपर है। 7777 ये है इस समय। आप देखिए निफ्टी का भाव, और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज सेंसेक्स निफ्टी में।
और आप देखिए, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, इसके नतीजे दरअसल इस हफ्ते आने वाले हैं बृहस्पतिवार को, और हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी जैसे जैसे वो कार्ड कमजोर हो रहा था, यहां पर भी शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी। विस्तार से बताएंगे इस शेयर में आपको इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन आप देखिए पीसी ज्वेलर्स 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लगता है अक्षय तृतीया का दिन है आज, क्योंकि तो ज्वेलरी शेयरों में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। टीबीजी जैसे शेयरों पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे वो किस तरह से ट्रेड करें। टाइटन तो नीचे है लेकिन वो भी देखिए सुधर गया है, तो अक्षय तृतीया का जो असर है वो पूरे के पूरे ज्वेलरी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। गीतांजलि जेम्स पर भी एक बार नजर डालेंगे और देखेंगे वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। जी हाँ, वो भी 2.5% ऊपर है, तो ये एक सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखा रहा है। इसके साथ साथ नजर रखिए कई कंपनियों पर जहां पर खबरें हैं और नतीजे हैं। इंडिया बुल्स होलसेल, हम आपसे कह रहे थे खुलते ही 20% का अपर सर्किट लग जाएगा। आप देखिए वैसा ही हुआ है, अच्छे नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं, थोड़ा सा लिक्विड शेयर जरूर है लेकिन 20% का अपर सर्किट। ओरिएंट पेपर अच्छे नंबर इन्होंने भी पेश किए, 7% की तेजी यहां पर, और जेके पेपर के भी अच्छे नंबर्स के बाद करीब करीब 4% मजबूत है। बिल्ट एक और ऐसा स्टॉक है जो 4% ऊपर है। तो दूसरा सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ज्वेलरी के बाद वो है पेपर सेक्टर, और आप देखिए यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। हिकाल एक अच्छी कंपनी है, इन्होंने भी अच्छे नंबर पेश किए, हमने देखा था हालांकि नंबर से पहले 6% की रैली शुक्रवार को देखी जा चुकी थी, लेकिन आज भी देखिए 3% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। और तीसरा सेक्टर जो है मुझे दिख रहा है अच्छी तेजी दिखाता हुआ, सिगरेट कंपनियां हैं। आईटीसी की आपने बात करी, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स भी देखे 3% मजबूती के साथ आज के सत्र में ट्रेड हो रहे हैं। ग्रीस कॉटन के अच्छे नंबर्स के बाद ये शेयर मजबूत है। शिमारू के अच्छे नंबर्स के बाद 3.5% वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी मिड कैप्स में जहां अच्छे नंबर्स आए हैं वहां पर बाजार रिएक्ट करता हुआ पॉजिटिव साइड पर। इंडो काउंट के भी अच्छे नतीजों के बाद ये शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन हम कह रहे थे नजर रखिए जुआरी एग्रो के ऊपर और मैंगलोर केमिकल्स के ऊपर, और यहां पर जिस तरह से अब जांच होगी कि यूबी ग्रुप के ऊपर किस तरह से कर्ज दिए गए हैं, पैसा ट्रांसफर किया गया है, उसकी फोरेंसिक ऑडिट होगा। देखिए दोनों ही शेयर नीचे हैं, इवन यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड ब्रूवरीज के वैसे नंबर्स आने वाले हैं शुक्रवार को, उस शेयर में भी आप देखिए शुरुआत में थोड़ा सा प्रेशर बना, अब थोड़ा सा रिकवर करता हुआ। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है वो है इक्विटास। नंबर तो बड़े मजबूत हैं, अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक ढीला है, 1% नीचे है। स्टॉक में उतनी तेजी बनी नहीं है। इनफैक्ट शुक्रवार को भी आप देखिए ये शेयर खुला मजबूत और काफी प्रेशर था, दबाव के साथ इस स्टॉक ने समाप्त ऊपर के स्तर पर कोई बेच रहा है। ये हाल ही की लिस्टिंग में थोड़ा सा इस तरह का देखते हैं हम लोग जब भाव ऊपर आते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नंबर के दम पर ये एक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन एक स्टॉक जहां पर अच्छी मजबूत शुरुआत हुई है वो अरविंद लिमिटेड है। यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेजी जो हम बता रहे थे। कौन सी कंपनी ने इन्होंने खरीदारी की? जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी है फ्री कल्टर, ये है एक्विजिशन। तो ये ई कॉमर्स के बिजनेस में जाना चाहते हैं और वो एक्विजिशन क्या है, सिक्वोया की होल्डिंग खरीदी है। और बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। ओके, तो इस पर एक राय ले ली जाए। अरविंद लिमिटेड, गौरव क्या राय है, खरीदारी करनी चाहिए? थोड़ा रुक जाना चाहिए, अभी रेंज में है इसमें ना, पोजीशंस इसमें अग्रेसिवली लॉन्ग दिख रही है ना अग्रेसिवली शॉर्ट दिख रही है। थोड़ा रुक जाएंगे तो थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता है। चलिए, कुछ देर पहले हमने आपको बताया वो तमाम कंपनियां जहां पर अच्छे नंबर्स आए, और अब आप देखिए कुछ ऐसी छोटी मझौली कंपनियां जहां पर कमजोर नंबर्स आए। एप्टेक देखिए 5.5% कमजोर है। इंडिया बुल्स वेंचर 10% कमजोर है। देखना होगा कहीं ये लोअर सर्किट तो नहीं लगा है इसमें। इंडिया बुल्स वेंचर्स में 10% नहीं, लोअर सर्किट नहीं लगा है। 10% कमजोरी के साथ ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। जुआरी एग्रो नीचे है। वोकार्ड आपने बताया, आंध्रा बैंक के कमजोर नंबर्स, वो शेयर नीचे है। टाइटन के कमजोर नंबर्स, वो शेयर नीचे है। स्पार्क के नंबर्स भी अच्छे नहीं थे, यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। और सीमेंस देखिए अनिल, नंबर्स अच्छे आए लेकिन ऐसा लग रहा है मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हम कह भी रहे थे, काफी दिनों से यहां पर पोजीशंस बन रही थी। अब आप देखिए सीमेंस का शेयर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, खुला थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इस समय लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन बाजार में मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है और डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स 200 अंक ऊपर, और निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर 0.5% के इजाफे के साथ 55 अंक ऊपर है। मिड कैप शेयरों पर नजर रखिए, 0.5% की मजबूती यहां पर भी, और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर सेंचुरी मारता हुआ। तो बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। 16,400 ये है बैंक निफ्टी का लेवल। और मानस बताइए बैंक निफ्टी पर इस वक्त क्या ट्रेड होगा 100 पॉइंट की तेजी के बाद, क्या आप भी खरीदें? बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। मैं समझता हूं कि अभी भी बैंक निफ्टी में पोटेंशियल अपसाइड का है। अगर एक टारगेट सेट करें तो वो करीब करीब 16,800 के आसपास रहेगा, और मैं समझता हूं 16,200 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर 16,800 के लेवल ब्रेक होंगे
तो जो रिसेंट हाई 17,000 के आसपास बने बैंक निफ्टी वो टच कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बिल्कुल खरीदारी की ही राय रहेगी, खरीदारी करने की राय। और आज देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर वही है जो पिछले पूरे हफ्ते अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। एफएनओ में करीब 3% मजबूत है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह की जबरदस्त रैली इस स्टॉक में देखी जा चुकी है पिछले एक हफ्ते में। आज हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे संदीप यहां पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। संदीप 3% 2.5% मजबूती के साथ खुला है, किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? एक हफ्ते में 23.5% का जोरदार उछाल इसमें देखा गया है। मनीष से ली जाए, मानस से ली जाए इस पर राय। मानस बताइए चार्ट क्या कह रहे हैं? देखिए चार्ट्स अभी भी काफी पॉजिटिव है, और जिस तरह स्टॉक ने जो एक रेजिस्टेंस था 74, 75 का, उसको ब्रेक किया है। मैं तो समझता हूं कि कम से कम 90 रुपए तक के लेवल्स आईबी रियल एस्टेट में देखने को मिल सकते हैं। ये जरूर है कि एक बढ़िया रिकवरी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है, तो एक छोटा सा करेक्शन पॉसिबल है जहां पर स्टॉक 75 के लेवल्स टच करे। तो 75 के लेवल्स पे बाई रिकमेंडेशन देता हूं मैं। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 90 रुपए के रहेंगे, जो आने वाले 1 से 2 मंथ में स्टॉक टच कर सकता है। रिलायंस कैपिटल भी देखिए नंबर्स अच्छे थे और इस शेयर में भी करीब करीब 1.25% की तेजी के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। लेकिन बाजार में जो आधी तेजी है लगता है वो आईटीसी के दम पर ही देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स हाजिर करेंगे और देखेंगे कि कितनी बढ़त इस समय आईटीसी का शेयर निफ्टी को देने की कोशिश कर रहा है, और एक राय भी लेंगे। ये देखिए कंट्रीब्यूटर्स के लिए एचडीएफसी पिछले हफ्ते का ये भी स्टार परफॉर्मर है। आप देखिए ये और आज भी अच्छा तेजी पर दिखा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं, और नीचे खींचने का काम जो कर रहे हैं उसकी लिस्ट भी हाजिर करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन से वो शेयर हैं जो दबाव बना रहे हैं। तो साफ तौर पर फार्मा शेयर दबाव बना रहे हैं। देखिए सन, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, और ये हफ्ता अगर आप देखें तो फार्मा कंपनियों के लिए अहम होने वाला है। डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे बृहस्पतिवार को आने वाले हैं, कैडिला के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं। तो फार्मा शेयरों पर रखें नजर। कोई पोजीशन आप फार्मा शेयरों में लेना चाहते हैं इन नतीजों से पहले, खासतौर पर डॉक्टर रेड्डीज में? देखिए एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर रेड्डीज से कुछ खास अच्छी है नहीं। यूएस में जिस तरह से एफडीए का इशू बना हुआ है, माना यही जा रहा है कि अच्छे नंबर शायद डॉक्टर रेड्डीज ना पेश करे। आपका क्या व्यू है? बिल्कुल, इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर में भी हमने देखा था कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट डॉक्टर रेड्डी ने दिखाया था, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्पिल ओवर इफेक्ट हमको शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY17 में भी देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज में डेफिनेटली जिस प्रकार का ऑलरेडी प्राइस एक्शन दिखने वाला है, नंबर्स आने के बाद शायद हेमंत थोड़ी सी और बिकवाली देखने को मिल सकती है। और आइनॉक्स विंड पर आपका क्या व्यू है? हमने देखा 18% की जोरदार गिरावट आइनॉक्स विंड में शुक्रवार को देखने को मिली। जैसे ही इनके नतीजे आए उसके बाद मैनेजमेंट ने बातचीत करी एनालिस्ट से, और आज आप देखिए एक अच्छी रिकवरी 7% की देखने को मिल रही है। इशू था एवरेज कलेक्शन पीरियड को लेकर। कैसे आपने रीड किया इस पूरे मामले को? नहीं, इनफैक्ट हेमंत अगर ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी तगड़ा था। आई थिंक जो मार्केट को कंसर्न था कि शॉर्ट टर्म डेट्स बढ़ी थी, वर्किंग कैपिटल पीरियड 200 दिन हो गया था। मैनेजमेंट ने कमेंट्री काफी कन्विंसिंगली दी है कि आगे चल के जो 2018 तक वो पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से मार्केट इस बात पे ऑलरेडी जो खराब नंबर्स वर्किंग कैपिटल पे आई थिंक ऑलमोस्ट 18-20% मार्केट ने स्टॉक को तोड़ा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जिस प्रकार का फैंसी आईपीओ के टाइम पे था, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रिजल्ट से और थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस ये लिक्विडिटी साइकिल से आई है, बट अदरवाइज ये लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के ऊपर रिपोर्ट भी आई, जो पूरे नतीजे आए और मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी और सफाई दी, और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा डेट फ्री हो जाएंगे, और अब उनकी देखिए राय क्या है, 475 का लक्ष्य वो दे रहे हैं इस स्टॉक के लिए। तो आज शायद वहीं से कैचअप होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ उस पर नजर रखनी चाहिए गुजरात फ्लोरोकेम, जिसके पास इनकी बड़ी हिस्सेदारी है, वो होल्डिंग कंपनी है। तो वो भी शुक्रवार को गिरी थी, हमने साथ में गिरा था। इसलिए मेरे को याद आया कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल का भी एक बार स्टॉक का भाव देखा जाए कि क्या वहां पर भी इनॉक्स विंड की रिकवरी के साथ साथ कोई रिकवरी आई। गुजरात फ्लोरो आपके सामने हाजिर करेंगे। जी हाँ, 3% तो बढ़ा है। चलिए, तो ये है स्टॉक्स में एक्शन इस वक्त। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है वो है एनटीपीसी। ये बड़ा सुस्त स्टॉक है, लेकिन आज निफ्टी में अगर आप देखें तो 2% चढ़ गया है। कोई ऐसी खबर सुनने में आई नहीं कि पावर कंपनी के लिए जिस वजह से इतनी तेजी बने, 2% की तेजी। इनफैक्ट तो यहाँ पर राय ली जाए। गौरव, कुछ पोजीशंस बनती हुई दिखी है क्या? एनटीपीसी में क्या हो रहा है?
देखिए ज्यादा अग्रेसिव पोजीशंस में बनती हुई नहीं देखी जा रही है। पॉसिबली कुछ और डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ा स्पाइक देख रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 3 या 4 ओकेशन में जब भी ये स्टॉक 145-146 स्पॉट के करीब आया है, एक अच्छी खासी अनवर्निंग देखी गई है। तो अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, ऊपरी लेवल से बाय कीजिए। और शॉर्ट अगर करना है 2 या 3 रुपए के स्टॉप लॉस आप शॉर्ट कर सकते हैं। वापस एक बार उम्मीद है कि 137-136 की लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉन्ग्स नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद सस्टेन ना कर पाए और फ्रेश लॉन्ग शायद ऊपरी लेवल्स पे देखने मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा है एनटीपीसी पर। लेकिन आप देखिए टॉप 3 जो लूजर्स हैं इस समय एफएनओ में, उसमें से 2 नतीजों वाले शेयर ही हैं। तो नतीजों के ऊपर जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वो कार्ड अभी भी 2% नीचे और आंध्रा बैंक करीब 1.5% नीचे। और अब सबको डर यही होगा कि बाकी के पीएसयू बैंक्स के नंबर्स किस तरह से आने वाले हैं। और इस हफ्ते विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, लंबी लिस्ट है देखिए बैंकों की जिनके नंबर्स आने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इन बैंकों से, छोटे वाले? नहीं, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहिए या टिपिकली बड़े बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक है, मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर काफी डिजास्टर्स रहेगा। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का शुरुआत आंध्रा बैंक ने की है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी दोनों ही चीजें काफी डिटोरेटिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे रिजल्ट्स नजदीक आएंगे, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी बिकवाली का डेफिनेटली ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो बिकवाली का थोड़ा ट्रेंड और बन सकता है इन तमाम स्टॉक्स पर। और इसी पर एक राय ले लेते हैं कि अगर वायदा कारोबार में आपको कोई सरकारी बैंक और खासतौर से मिड कैप सरकारी बैंक्स में शॉर्ट का मौका ढूंढना हो आंध्रा बैंक के रिजल्ट देखने के बाद, तो वो कौन सा बैंक होना चाहिए जो कमजोर दिख रहा है या फिर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनी है वायदा कारोबार में? गौरव, आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक होगा सबसे पहले शॉर्ट के लिहाज से? देखिए शॉर्ट्स में अगर देखा जाए तो एक पीएनबी पॉसिबली हो सकता है। आप अगर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल्स पे अगर आता है तो 84 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं। 78 तक के इसमें आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पीएनबी में जो शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला या फ्रेश लॉन्च का सिलसिला होगा वो 84-85 लेवल्स के ऊपर ही होगा। यहीं से एक बार शॉर्ट्स बनना शुरू हुए थे। पिछली बार भी जो शॉर्ट कवरिंग थी वो इसी लेवल से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आप एक बार सेल कर सकते हैं, आपको इसमें अच्छा एक मुनाफा मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। चलिए, तो ये रहा है पीएनबी पर। लेकिन आज देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका नतीजा इस हफ्ते नहीं आने वाला है। लेकिन आप देखिए आइनॉक्स विंड अब 7% ऊपर है। फर्स्ट सोर्स एक और ऐसी कंपनी है जो करीब 4.5% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रही है। इस हफ्ते फर्स्ट सोर्स के भी नतीजे आने वाले हैं बृहस्पतिवार को। और आप देखिए इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है। चार्ट पर मानस, फर्स्ट सोर्स का शेयर आपको कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं। 32 रुपए से हम हाई टॉप हायर बॉटम बनते हुए देख रहे थे और आज जब स्टॉक ने 42 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, मैं तो समझता हूं यहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है। 48 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 39 रुपीज के नीचे रखने चाहिए। तो फर्स्ट सोर्स 5% भागा है। बेहतरीन रुझान आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आप हेमंत शुरुआत में बात कर रहे थे जिसने पिछले हफ्ते निफ्टी को सहारा दिया, वो एचडीएफसी आज फिर सब देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आ गया। एचडीएफसी 1.5% की मजबूती है और अच्छी खासी तेजी के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते जब नमूरा ने 1300 रुपए का लक्ष्य देकर जो अपनी रिपोर्ट दी थी, देखिए उसके बाद से एक अच्छी रैली देखने को मिली, बल्कि नतीजों के बाद से एक वन वे मूव स्टॉक में देखने को मिला है। तो देखिए तो एक इस पर राय लेते हैं एचडीएफसी पर। लेकिन इस बीच एनटीपीसी, हमने अभी एनटीपीसी पकड़ा था। हम बता रहे थे कि देखिए स्टॉक में अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखे। देखिए 1% और चल गया एनटीपीसी, पौने 2% ऊपर था, अब 3% से ज्यादा ऊपर हो गया। तो एनटीपीसी में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी मानस, इसके चार्ट्स देखिए फटाफट और बताइए अब ये और क्या 1200 के पार जाने को तैयार है क्या? देखिए पिछले करीब 2 मंथ के अगर आप चार्ट देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक हर्डल की तरह बन गया था, जो कि 1175-1178 की रेंज में था। और आज जब स्टॉक ने ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है, मैं तो समझता हूं कि एक बहुत ही क्लियर रिवर्सल है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो आपको जो कम से कम टारगेट सेट करने हैं वो 1250 तक के करने हैं। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉसेस आपको 1120 के नीचे रखने हैं। ऑलराइट, एचडीएफसी पर नजर रखें। और इस महीने देखिए अगर एक हैवी वेट जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो एचडीएफसी एक महीने में 9% भागा। एक और चीज पे नजर रखिए हेमंत, इस बीच 7800 आ चुका है निफ्टी पर। 1% की मजबूती हो चुकी है। 7800 को निफ्टी ने पार किया। सेंसेक्स अब 25,500 की तरफ बढ़ रहा है।
260 अंकों का बड़ा उछाल हो चुका। तो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद अब बाजार रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। को इसका क्रेडिट दे दिया जाए क्योंकि वही देखिए 1.25% ऊपर है, वहीं से रिकवरी आई और 16,500 बैंक निफ्टी का पहला लेवल था जो आज का टारगेट था, हासिल हो चुका है। अब है अगला लेवल 16,700 का। क्या बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि लोग एकदम डर के शॉर्ट काट रहे हैं। तो जो हम सुबह बात कर रहे थे कि आज जो तेजी होगी वो शॉर्ट कवरिंग वालों की तरफ से होगी, वो दिख रही है। और फुटकॉल रेशियो भी 0.73 आप कह रहे थे ओवरसोल्ड के आसपास पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब ट्रिपल सेंचुरी लगाने के मूड में है सेंसेक्स, और एक्सपर्ट्स से हमें विदा लेनी होगी और नए सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अविनाश, आपका शुक्रिया, और हमारे साथ गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल भी जुड़े इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। आप दोनों का भी धन्यवाद। जी हाँ, 7,800 का लक्ष्य देखिए आराम से पार किया है, और वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। बाजार खुलने के आधे घंटे के अंदर। तो अच्छा दिन है, और अब सबकी नजरें होने वाली हैं कि लिस्टिंग थायरोकेयर की किस तरह की होती है। अगले 15-20 मिनटों के बाद और रुझान क्लियर हो जाएगा, तब हम आपके सामने पेश करेंगे कि प्री ओपनिंग सेशन में थायरोकेयर किस तरह से ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बाजार ने अपना डायरेक्शन तय कर लिया है। मजबूती के आज जो रुझान शुरुआती कारोबार में दिखी है वो अभी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कुछ कमजोरी अब यहां पर आप देख सकते हैं वोखार के स्टॉक में भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। 3% के आसपास का नुकसान। बाजार मजबूत है, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रभुदास लियादर के जाने माने एक्सपर्ट अजय बोडके साहब, जो वहां के पीएमएस हेड हैं। अजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूं, क्या व्यू बन रहा है सर बाजार पर? क्या जिस तरह से बड़ी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 100-200 पॉइंट ऊपर या नीचे निफ्टी में, डायरेक्शन किस तरफ है? तेजी का है या नीचे का? मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में तेजी का माहौल बन रहा है। 82-8300 पार करने के आसार अगले 2-3 महीने में दिख रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो फ्राइडे के जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए अमेरिका में, वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे, और इसके कारण जो एक रेट इंक्रीज की आशंकाएं थी जून में या सितंबर में, वो मेरे ख्याल से कंप्लीटली पीछे पड़ गई है। और अब मार्केट दिसंबर में टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 16 में एट द मोस्ट एक रेट हाइक सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट करेगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए जो कंसर्न था कि अगर यूएस रेट इंक्रीजेस काफी स्टीप होंगे तो इसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे क्या होगा, क्या लार्ज कैपिटल फ्लाइट होगी, इसके कारण इट विल बी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ इट विल पुट प्रेशर ऑन द इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। दैट सीम्स टू बी सॉर्ट ऑफ दोज कंसर्न्स आर अबेटिंग कंप्लीटली। जून में देयर विल बी वन ऑब्वियसली डेट टू बी वॉच्ड विच इज 23rd of June, जब ब्रेक्सिट के रिजल्ट आएंगे। दैट कैन इंड्यूस वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन तब तक मेरे ख्याल से 2 और 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इंडिया में है। मॉनसून्स का अराइवल अर्ली जून में केरला में और वेस्टर्न कोस्ट में कैसे होता है, और उसका स्प्रेड टेम्परल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक्सपेक्टेशन है कि अबव नॉर्मल मॉनसून के कारण जो लेटेंट डिमांड रूरल इंडिया में थी वो वापस आएगी पोस्ट हार्वेस्ट, और इसके कारण काफी सारे जो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है उनमें काफी स्ट्रांग उछाल आ सकता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि जून जुलाई के दरमियान पे कमीशन के जो पेमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास आना शुरू हो जाएगा। तो दैट विल ऑल्सो एड टू कंजम्पशन लेड डिमांड। देयर विल बी 2 ट्रिगर्स ऑन द रूरल साइड एज वेल एज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन अवार्ड्स फ्रॉम जून जुलाई। इसलिए आई थिंक द मार्केट इज मेकिंग अ वेरी गुड बेस, and I think it is up for a takeoff in the medium term. तो ऐसे में सर ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है, जो आपको लगता है खरीदारी करने का मौका है? आपका टॉप पे किस समय मार्केट में क्या है? आई थिंक ऑटो सेक्टर्स में हमारे टॉप पिक्स हैं। ऑल्दो येन के स्ट्रेंथ के कारण अभी मारुति में थोड़ा सा हमें मंदी का माहौल है, लेकिन अगर आपने मीडियम टर्म कॉल लिया तो 4500 से स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है। Volume growth will remain quite moderate for this financial year, but I think the company is moving up the value in terms of the premium products slowly but steadily, and hence the margins sort of will show an improvement. So Maruti in the auto pack is what we like. Tata Motors is again something that we like in the auto pack. We are also positive on banking sector, और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट फोकस बैंक्स है वहां पे वी आर सीइंग इंक्रीज डिस्क्लोजर। हमने एक्सिस बैंक में देखा, आईसीआईसीआई बैंक में देखा, और हमारा ये मानना है कि और 1-2 क्वार्टर्स में प्रोविजनिंग के कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन रिटेल फोकस बैंक्स में आप निवेश कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं।
HDFC बैंक के नंबर स्ट्रांग आए हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट फोकस बैंक की तरफ देखना है तो यस बैंक, जिन्होंने बहुत ही स्टेलर नंबर्स लास्ट 2-3 क्वार्टर से पेश किए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल अगर आपको लेना है तो JNK बैंक हम देख सकते हैं। कंपनी के भाव में अराउंड 82-83 लेवल से 58 लेवल तक गया था। हम थोड़ा उछाल भी हमने देखा है, लेकिन वो बैंक सिर्फ 0.4 टाइम्स FY18 एडजस्टेड बुक पे ट्रेड हो रहा है और 0.5 टाइम्स FY17 एडजस्टेड बुक पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रांग फ्रेंचाइज इन JNK, एक्सट्रीमली स्ट्रांग कासा रेशियो, and their book in JNK is holding very well. Outside JNK also they are now moving only towards high-end corporates. तो मेरे ख्याल से अगर आपको मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म कॉल लेना है तो एक कॉन्ट्रियन कॉल के हिसाब से आप JNK बैंक देख सकते हैं। IT के रिजल्ट्स भी काफी ठीक ठाक आ रहे हैं। हमने देखा है कि इन्फोसिस has given a very good guidance. Mid cap space में there is a stock in IT technology जिनके over the weekend रिजल्ट्स आए थे। ये क्वार्टर उन्होंने गाइडेंस दिया था वैसा टेपिड था, लेकिन फुल ईयर के लिए दे हैव एन एम्बिशन ऑफ हैविंग ए डबल डिजिट ग्रोथ विद एन इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स एंड स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रांग इनफ्लोज। उनके जो इनफ्लोज है वो अराउंड $120 मिलियन, जो 80-90 हुआ करते थे तो 120-130 की तरफ लास्ट 1-2 क्वार्टर्स में आ रहे हैं। तो वो स्टॉक में हमारा वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। परफेक्ट। तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आपके लिए निवेश के मौके हैं। कुछ और डिटेल में विस्तार में हम चर्चा करेंगे अजय जी से, लेकिन उससे पहले बता दें आपको मार्च तिमाही में रिलायंस कैपिटल का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2% बढ़कर 415 करोड़ पहुंचा है। आय में 13% की बढ़त, EBITDA मार्जिन 68% से ज्यादा रहे हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के ED और ग्रुप CEO सैम घोष। घोष साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताएं कि पिछली तिमाही के नतीजे में क्या कुछ खास रहा है और किस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन बढ़त दिखी है? So if you look at overall Reliance Capital, the turnover has grown to about 10,000 crores. So we've shown growth there, as well as if you look at in terms of profitability, profits are up at 1,100 crores for the whole year. This is up nearly 10%. But for the quarter, if you look at it, quarter also 2,900 crores is the total turnover. So again, they've shown growth there, as well as in terms of profitability, profits are up at about 529 crores, up nearly 20%, 29% rather. And this takes into, and if you take, we have made one-off adjustment for in terms of reserves for our Reliance Life Insurance, whereby we've increased our reserves. If you take that 100 crores or so into account, then the profit is 412 crores. But if you look at otherwise in all parameters, we've grown, our net worth has grown to over 15,500 crores. And if you look at in terms of total assets and assets have grown nearly 40%, over 60,000 crores. सर वैसे तो आपके नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आप जनरल इंश्योरेंस में मोटर सेगमेंट में हमने देखा थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। इसमें इस समय आपने एक्सपोजर घटाया है, कितना एक्सपोजर है आपका इस समय? So if you look at it in our Reliance Commercial Finance, overall terms, if you look at the total AUM is about 15,500 crores and the profit is about 312 crores. Focus remains on the SME business and on the LAP and on the infra side, infra financing. However, on the commercial vehicle side, we have been degrowing that business, as I mentioned earlier. Now the focus continues to degrow the business or keep it as, because there's a lot of stress in the industry on the commercial vehicle side still, though it's coming out of it slowly, and we thought we'd consciously keep the book small. So that's why if you look at, though in terms of NIMs, we have shown about 6.4%, but in terms of NPA levels, it's slightly higher, at 3.1%. शुक्रिया घोष साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और बाजार इस बीच देखिए बेहद मजबूत, बेहद दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। 270 अंक ऊपर सेंसेक्स अभी भी है, निफ्टी 7,800 के ऊपर निकलकर टिकने में कामयाब होता दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम ऊपरी स्तर पर निफ्टी मजबूती के साथ बना हुआ। लेकिन एक स्पेस जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ वो है टू व्हीलर शेयरों की, जिसके चारों ही कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, आयशर, TVS, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प। क्या यहाँ पर अब भी खरीदारी करने का मौका है? यदि हाँ तो आपको क्या पसंद है, बोर्ड के साथ बताएं। I think our preference is with Hero Motors as well as Eicher. Numbers have been very strong, and I think the outlook also as we go forward in the second half of the financial year has been quite positive. हमें लगता है कि जैसे हार्वेस्ट होगा अक्टूबर-नवंबर में, तो रूरल जो लेटेंट डिमांड है टू व्हीलर्स के लिए उसमें काफी बढ़त आ सकती है। तो इन्वेस्टर्स शुड लुक कंस्ट्रक्टिवली एट दिस सेक्टर एंड फोकस ऑन दीज टू स्टॉक्स। हमने देखा है HDFC पिछले हफ्ते देखिए
अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी देखिए एक हफ्ते में करीब 7 दिन में 9% की रैली दिखा चुका है। HDFC बैंक ने अभी 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ है। इन दोनों ही शेयरों पर आपकी क्या राय है? वी आर वेरी पॉजिटिव इन HDFC बैंक। जैसे हमने कहा था कि 20-25% CAGR इन अर्निंग्स वी हैव पेंसिल्ड इन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर द बैंक। और इन सो फार एज HDFC इज कंसर्न्ड, हमारा ये मानना है कि कंज्यूमर फाइनेंस in general and mortgage finance in particular gets a leg up in the year when the 7th pay commission awards start accruing to government। और आपने देखा है कि जून जुलाई में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो पेमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट सॉर्ट ऑफ भी शुरू हो जाएंगे। तो ये दो बड़े ट्रिगर्स मॉर्गेज फाइनेंस कंपनीज के लिए आ सकते हैं। और अगर आपने सीमेंट कंपनीज के भी रिजल्ट देखे, उनके कॉन कॉल सुने, तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ आया है मार्च क्वार्टर में, दैट इज एंटायरली लेड बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इन सेक्टर्स लाइक रोड्स। और हाउसिंग का डिमांड आज भी टेपिड है, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया है कि जैसे जैसे हार्वेस्ट हो जाएगा और रूरल डिमांड आ जाएगा, हाउसिंग एक्टिविटी पिकअप हो जाएगी, देयर विल बी सेकंड लेग अप। तो इसलिए सीमेंट क्षेत्र में भी हम बहुत पॉजिटिव है। ACC हो या JK लक्ष्मी हो, इन दोनों कंपनीज में हमें लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए। ये है राय सीमेंट स्टॉक पर। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बोडके साहब हमारे लिए वक्त निकालकर अपनी राय देने के लिए। लेकिन बाजार इस बीच मजबूती के साथ टिके हुए 270 अंकों पर सेंसेक्स है और निफ्टी पर 75 अंकों की मजबूती। और अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी 1.5% मजबूत है। शानदार खरीदारी यहाँ पर होती दिख रही है। जी हाँ, और इंडसइंड बैंक देखिए नए 52 वीक हाई पर। HDFC बैंक हमने अभी अभी आपको बताया नए 52 वीक हाई पर। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में और आप देखिए यही बैंक्स हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ खींचते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। 230 अंकों पर इस समय बैंक निफ्टी 1.5% की मजबूती दिखाता हुआ। और इसी पर एक और राय आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। बेहतरीन शुरुआत हुई है हफ्ते की, कम से कम पिछले हफ्ते 1.5% की गिरावट के बाद। ये बताइए बैंकों पर आपकी क्या राय है और खासतौर पर इस तरह के बैंक इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, क्या व्यू बन रहा है? पॉजिटिव है हेमंत जी, क्योंकि मार्केट पे भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी विल लीड द रैली। टॉप पिक्स इस सेक्टर में होंगे ICICI बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर साइड में और इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक रिटेल साइड पे। आई थिंक अगर ग्रोथ और वैल्यूएशंस का ट्रेड ऑफ देखा जाए तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक में सबसे ज्यादा डेल्टा अभी भी बाकी है। इंडसइंड और HDFC स्टेडी स्टेट आपको 15-20% डेल्टा दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आपको बहुत बड़ा बीटा खेलना है मार्केट में तो ICICI बैंक के ऊपर एक पॉइंट लिया जा सकता है। ओके, ICICI बैंक ज्यादा बेहतर है, ये मानना है आपका। लेकिन आंध्रा बैंक से हमने सरकारी बैंकों के नतीजों की शुरुआत भी होते हुए देखी है, डर रहे हैं आप? कुछ खास नहीं अनिल जी, क्योंकि ऐसी कोई खास राय पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है नहीं। अगर आपको खेलना है तो SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा पे खेलिए। हमारी राय डे वन से यही रही है कि बाकी PSU बैंक्स में भले ही आपको 20-25% कई शॉर्ट टर्म रैलीज मिल सकते हैं, पर अगर आप PSU बैंक से रिकवरी खेल रहे हैं तो SBI और बॉब से बेहतर आपको वहां से एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो आई एम नॉट टू वरीड। आई थिंक मैं SBI और बॉब के रिजल्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस लेना चाहूंगा एज अपोज टू आंध्रा बैंक। ऑलराइट, चलिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा शुक्रवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही कि शायद ये नंबर्स स्टेबल होंगे। ऐसा जो आज एक्सीडेंट हुआ है आंध्रा बैंक में वहां देखने को ना मिले। लेकिन और कौन सी स्पेस आपको इस समय अच्छी लग रही है जिन्होंने अभी तक तिमाही नतीजे पेश किए हैं? क्योंकि ये वो समय है जहां लोग देखते हैं नंबर्स को और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा स्टैंड आउट चीज जो आपकी नजर में आई जो आप हाईलाइट करना चाहें? देखिए हेमंत जी, ऐसी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही नहीं है इस अर्निंग सीजन में, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होना चालू हुआ है, आई थिंक दैट इज वन स्पेस दैट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। वी वर लिटिल अर्ली इन द कॉल। हमने बाय आई थिंक लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में दिया था, तो लिटिल अर्ली इन द कॉल, बट आई थिंक जिस तरह से अभी वॉल्यूम ग्रोथ आना चालू हुआ है, जैसे हमें लगता है कि अभी भी ACC जो वॉल्यूम ग्रोथ कभी स्टोरी थी नहीं, हमें लगता है कि 6 से 8% का वॉल्यूम कैगर अगले 2-3 साल में दे देगा। आई थिंक अगर आप मंगलम के देखें या सागर सीमेंट के देखें 40% ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो आई थिंक एज अ होल वॉल्यूम ग्रोथ इज पिकिंग अप देयर। प्राइसिंग डिसिप्लिन काफी दिख रही है, तो आई थिंक अगले 1-1.5 साल तक मुझे लगता है कि सीमेंट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं।
बैंक्स लाइक आई सेड आई एम रिलेटिवली पॉजिटिव ऑन, और अगर मॉनसून अच्छा आ गया तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मुझे नहीं लगता कि रातों रात एफएमसीजी में कोई ड्रामेटिक चेंज आने वाला है कि आज मॉनसून आ गई और कल क्वार्टर अर्निंग्स अच्छे आ जाना चालू हो जाए, लेकिन एक सेंटिमेंटल फैक्टर होता है। तो आई थिंक एफएमसीजी एक और स्पेस हो सकता है जो मॉनसून के चले, और मे बी इवन ऑटोज फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक ये 4 सेक्टर है। मैं बेसिकली इसमें थीम ये है कि आप एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर से दूर रहें। ओके, तो आपको लगता है कि यूएस में जो चिंताएं हैं, नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आया है और जो दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, उस सेक्टर से दूर रहें जहां पर एक्सपोजर यूएस का है? कौन से वो सेक्टर्स होंगे अगर आप वो बताएं जो अवॉइड लिस्ट में रखने चाहिए सर? देखिए हेमंत जी, आप जैसे आप जानते हैं पिछले 18 महीने से हम आईटी पे नेगेटिव रहे हैं। हमने अर्ली 2015 में भी एक रिपोर्ट निकाली थी जब हमने कहा था कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ विल गो इनटू सिंगल डिजिट्स। वो हुआ है। अब हमारे हेड ऑफ रिसर्च का काफी स्कैरी कॉल है, पता नहीं, आई एम वंडरिंग मार्केट इम्प्लीकेशंस क्या होएगा। वो ही इज टॉकिंग अबाउट डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ स्लोइंग डाउन टू 3 to 4% बाय FY18। साल भर का 3 से 4%। इस साल का नहीं, FY18 में। ये साल में वो कह रहे हैं 6 से 7% और अगले साल का 3 to 4%। पर इसमें एक इम्प्लाइड व्यू ये है कि यूएस विल स्लो डाउन टू 1 to 2% ग्रोथ दिस ईयर एंड 0 to 1% इन FY18। तो अगर ये स्थिति आपके सामने आ जाए तो आई थिंक आईटी इज अ डेफिनेट अवॉइड बिकॉज पी मल्टीपल्स विल कॉन्ट्रैक्ट इवन मोर। पर इसमें ये हो जाता है हेमंत जी कि अगर ये स्टोरी प्ले आउट हो जाए तो कोलैटरल डैमेज भी काफी हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि कैश बैलेंस आईटी कंपनीज का ज्यादा है, आरओसीज वैसे भी ज्यादा है, तो रिलेटिव ट्रेड फिर भी बेटर कर जाए। बट एट दिस पॉइंट आई वुड से आईटी इज अ बिट ऑफ एन अवॉइड फॉर अस। मेटल्स, आई नो कमोडिटीज काफी बात हो रही है कि बॉटम आउट हो चुके हैं, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग रिसेशनरी कॉल, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ रिलेटिवली यहां से भी स्लो डाउन हो रहा है, ईयू के भी डाउनग्रेड हुए नंबर्स, तो आई डोंट सी हाउ सस्टेन कमोडिटी रैली हो सकती है। तो आई थिंक वो भी एक सेक्टर है जहां से हम दूर रहना चाहेंगे। तो आईटी एंड कमोडिटीज वुड बी 2 स्पेसेस वेयर वी वुड एडवाइस पीपल टू अवॉइड। अवॉइड लिस्ट में आईटी है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनरली लोग आईटी को सेफ मानते हैं। एक और सेफ सेक्टर क्या वो भी अवॉइड लिस्ट में है, और वो है फार्मा का। कल वीकेंड पर वोखाड़ के नतीजे आपने देखे होंगे। ये ऐसे नतीजे देखकर और यूएसएफडी के जो सारे इतने खतरे हैं, क्या लगता है इस सेक्टर पर क्या कॉल है? वोखाड़ अगर आपकी कवरेज लिस्ट में तो उस पर बताइए। देखिए अनिल जी, वोखाड़ एक सेक्टर अलग, अपनी तरीके से एक अलग सेक्टर है। तो एक है फार्मा, एक है वोखाड़। तो विद इन फार्मा तो उसमें ज्यादा समझ नहीं आता। अर्निंग्स जनरली आप फार्मा सेक्टर में देखेंगे थोड़ी बहुत अर्निंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। पॉइंट इज कंसीडर्ड कि कभी यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वोखाड़ बहुत ही लंपी है अपने अर्निंग्स डिस्क्लोजर्स में। लेकिन हमें ये स्पेस पसंद है एनर्जी। आई थिंक हमारा टॉप पिक यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा है। आप देखिए जिस तरह से औरोबिंदो को अप्रूवल्स मिल रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक आप देखें करीबन 150 ANDAs उन्होंने फाइल किए हैं। अगर आप हर एक ANDA का $3 से $4 मिलियन का भी बिजनेस ले लें तो अबाउट $450 to $500 मिलियन तो सिर्फ उसके ANDA जो पाइपलाइन है उसकी है। जो अप्रूवल्स मिले हैं वो ऊपर है और जो बेस बिजनेस है वो उसके ऊपर है। तो हमारा ये मानना है कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बावजूद अप्रूवल्स मिल रहे हैं, बाकी सब के रुक चुके हैं। और हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में 2300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो करेगा ये कंपनी। डेट उसकी काफी नीचे आ जाएगी। आई थिंक 0.7 0.8 टाइम्स डेट टू इक्विटी है। हमें लगता है कि 0.1 0.2 टाइम्स आ जाएगी और अभी भी 15-16 टाइम मल्टीपल पे जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रीमिंग मल्टीपल 20-25 टाइम पे जा रही है कि आप नहीं देख सकते। तो आई थिंक वो हमें पसंद है। एट अ स्लाइटली लोअर डाउन द मार्केट कैप नेटको भी हमें अभी भी पसंद है। स्ट्राइड्स अच्छा लगता है, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, तो ये कुछ नाम है जो हमें पसंद है। लेकिन टॉप पिक इस वक्त औरोबिंदो फार्मा होगा। टॉप पिक औरो, फिर नेटको, स्ट्राइड्स, बायोकॉन भी पसंद है। लेकिन आज का जो स्टार स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है साफ तौर पर थायरोकेयर का। जी हाँ, अब आप देखिए प्री ओपनिंग जो ट्रेड्स हैं वो सेटल हो चुके हैं। करीब करीब 218-20 रुपए ऊपर ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ अच्छा पैसा बनेगा लोगों का। राहुल, क्या व्यू बन रहा है आपका? 446 रुपीज के इशू प्राइस के सामने 665 रुपीज की डिस्कवरी हो रही है प्राइस की। जिन्होंने लगाया था पैसा, शेयर मिले, बेच देना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स ले लेने चाहिए, या फिर और अच्छा जा सकता है ये शेयर? देखिए हेमंत जी, हम इसको ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन मैंने थोड़ा समय इसके DRHP को पढ़ते हुए थोड़ा वीकेंड पे निकाला था क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतने माइंड बॉगलिंग थे। तो मुझे लगता है कि जो मेरी प्रिलिमिनरी रीडिंग है, एंड आई कम विद द डिस्क्लोजर कि वी डोंट हैव इट अंडर एक्टिव कवरेज, आई थिंक यू शुड कीप इट। काफी नीश स्पेस है, ये लिस्टिंग हमेशा होने वाली थी। अगर मार्केट नीचे भी था तो आपको अच्छी लिस्टिंग मिलने ही वाली थी जिस तरह के सब्सक्रिप्शन थे। आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, इट्स अ वेरी नीश स्पेस। ओके, चलिए, ये अपने तरह का अलग ही कारोबार है
ऐसी कंपनियां ज्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर करना चाहें तो डॉक्टर लाल से कंपेयर कर लें, थोड़ा बहुत अपोलो हॉस्पिटल से कर लें, लेकिन अपनी तरह की अपनी कंपनी है और इस वजह से आप देखिए 50% का मुनाफा पहले दिन होता हुआ दिखा है। चलिए, लेकिन एक स्टॉक का जो एक्शन में दिखा है पिछले कुछ मिनटों से मेरी स्क्रीन पर, वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में देखिए एनएससी और बीएससी दोनों जगह में भारी भरकम वॉल्यूम देख रहा हूं। एनएससी पर, बीएससी पर तो 17,75,000 शेयरों का एक बड़ा कारोबार होता हुआ दिखा है और एनएससी पर 3 लाख शेयरों का अभी कारोबार हुआ है 98.05 पर ये बड़ी डील हुई है। और अदानी पोर्ट में बीएससी पर जो डील हुई है वो 197.70 पर हुई, तो बड़ा सौदा होता दिखा है अदानी पोर्ट के काउंटर पर। आप देख सकते हैं 17 लाख शेयरों का कारोबार। इसके भी रिजल्ट इतने बुरे नहीं थे, लेकिन रिजल्ट के बाद बड़ी तेज मार पड़ी। राहुल, क्या हुआ? पहले काफी बढ़ गई थी, लोगों ने खरीद के रखा हुआ था, उसके बाद अचानक से डिसअपॉइंट हो गए लोग। नहीं, ये पूरे ग्रुप को हम ट्रैक नहीं करते अनिल जी, तो इसमें एक सेक्टर जो आप क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है एफएमसीजी, एमएनसी कंपनियां, खासतौर पर कोलगेट जैसी कंपनियां। ये बताइए आप क्या व्यू बन रहा है? बाबा रामदेव जी ने तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अपने जो नए फाइनेंशियल ईयर के लक्ष्य रखे हैं, कोलगेट कह रहा है कि अब वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे काउंटर करने के लिए हेल्थ सेक्टर के। आप कैसे देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? हेमंत जी, अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे स्टॉक चलते तो आई थिंक कोलगेट आपको 700 रुपए के भाव पे मिल जाना चाहिए था अब तक, बट आई थिंक ये भाव पे आई थिंक कोलगेट इज कमिंग टू एट 2.5-3% डिविडेंड यील्ड। अभी भी आरओई आरओसी 70% है, लेकिन कोलगेट के नतीजों में हेमंत जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट की। आई एम नॉट टू फास्ट अबाउट द रिजल्ट्स। मैं एक ही उसके प्रेस रिलीज में एक ही चीज देखूंगा कि उनका कॉमेंट्री मार्केट शेयर पे क्या है। अगर वो 1% के लेस तक का मार्केट शेयर लॉस की बात करें तो आई थिंक कोलगेट इज स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रांग बाय। हालांकि उसको मद्देनजर रखते हुए भी मैं खरीद लूंगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी पे बहुत पॉजिटिव हूं, लेकिन जिस तरह से पतंजलि एड्स कर रहे हैं और जिस तरह से एग्रेशन कर रहे हैं, इफ कोलगेट कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स मार्केट शेयर लॉस टू लेस देन 1% फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड बाय। अनदर वन दैट वी लाइक, पिछले एक महीने में करीबन 45% ऊपर गया है वी-गार्ड। हमने एग्जैक्टली एक महीने पहले इनिशिएट किया था 6 अप्रैल को। अच्छा, जी, और स्टॉक भी अच्छे आए, बहुत ही कमाल नंबर्स आए थे। 45% स्टॉक, इनफैक्ट जहां अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो इट्स द स्टॉक ऑफ द रिजल्ट सीजन। 6 अप्रैल को हमने इनिशिएट किया था। इनफैक्ट जो अगर आप फ्राइडे का हाई देखें तो इट्स अ 45% रन फ्रॉम देयर। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ मार्केट शेयर गेनिंग कंपनी। यू नो, ये बेसिकली साउथ बेस्ड कंज्यूमर कंपनी रही है, अभी पैन इंडिया जा रही है। मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, 200 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और आपको अभी भी 20-22 टाइम पे मिल रही है। तो हमारा प्राइस टारगेट करीबन 1450 के आसपास है। सो दैट इज अनदर न्यू नेम इफ आई कैन ऐड टू द कंज्यूमर सेक्टर। पिछली बार बोला था यहाँ पर और अच्छी तेजी भी स्टॉक में दिखाई। हाँ जी, बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट ऑन एवरी करेक्शन आई एम होपिंग द स्टॉक करेक्ट्स अ लिटिल बिट, क्योंकि काफी अच्छा नाम है ये भाव पे अभी, क्योंकि ये हो जाता ना हेमंत जी, अगर आप प्राइस चार्ट देखें तो 45-50% उसके बाद खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले आदमी आप ऐसे जो अपने स्टॉक के लिए बोला कि ये नीचे है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी शेयर होल्डिंग डाइवर्सिफाई हो जाए अनिल जी, क्योंकि एक तरह से लीनियर मूव आया तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकें इसमें, जितनों का पैसा बने उतना फायदा है। शुक्रिया राहुल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर स्टॉक्स बाजार पर अपनी राय देने के लिए। बाजार ने दिखाई है बेहद शानदार मजबूती, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, नजरें रहने वाली हैं साफ तौर पर कमोडिटी बाजार के अलावा लिस्टिंग पर। थायरोकेयर दमदार लिस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल, आप जिस तरह से बोल रहे हैं लग रहा है लिस्टिंग गेन उठाने का मौका हो सकता है ये। तो थायरोकेयर किस भाव पर लिस्ट होता है रखेंगे नजर, लेकिन आज है अक्षय तृतीया, तो सोने की ओपनिंग पर भी हम रखेंगे नजर और समझेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से क्या करना चाहिए, क्या सोना अच्छा ऑप्शन है इस अक्षय तृतीया में या नहीं। इस ब्रेक के बाद